everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss the last topic of your second chapter of class 12 political science book, that is the era of one party dominance, and this video is part 4th of this chapter. So before starting the last topic of this chapter, I hope कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखा होगा, बट स्टिल अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच ऑल द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो प्रीवियस पार्ट में ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लिया था. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सो वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस के वीडियोस में डिस्कस कर लिया था. सो आज के इस वीडियो में हमें इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, जिस टॉपिक का नाम है इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज. सो इस टॉपिक में हम लोग अपोजिशन पार्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अपोजिशन पार्टीज के इमर्जेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ अब हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक था दैट वाज द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. सो जब हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, सो उसी टाइम हम लोगों ने कई सारे अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था. सो उस टॉपिक में ही हम लोगों ने ये जाना था कि ऐसा नहीं था कि जब हमारे इंडिया में कांग्रेस डोमिनेंस चल रहा था, यानी कि जब हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी का रूल चल रहा था, गवर्नमेंट चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1952 टू 1967. सो उस टाइम पीरियड के दौरान ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही था, बट कांग्रेस पार्टी के अलावा हमारे इंडिया में कई सारे अपोजिशन पार्टीज़ भी थे उस टाइम पीरियड के दौरान. एंड इवन जब हम लोग कांग्रेस पार्टी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में, सो उस टाइम पीरियड में भी हम लोगों ने कई सारे अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में जाना था, कई सारे अपोजिशन पार्टीज़ के नाम के बारे में जाना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी. सो ये सारे ही अपोजिशन पार्टीज़ थे जो कि इवन उसी टाइम पीरियड में मौजूद थे जिस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था. सो ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिया में कोई भी अपोजिशन पार्टीज़ नहीं था. जब कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, तब अपोजिशन पार्टीज भी मौजूद था. सो अपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक नेचर को मेंटेन करने में. नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि अगर हम हमारे इंडिया के मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को दूसरे कंट्रीज़ के मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज के साथ कंपेयर करते हैं, सो हमारे इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज हुआ करते थे उस टाइम पीरियड के दौरान. एंड इवन आज के टाइम पीरियड में भी आपको कई सारे अपोजिशन पार्टीज देखने को मिलेंगे. सो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उस टाइम पीरियड में हमारे कंट्री में कई सारे डाइवर्स अपोजिशन पार्टीज भी थे जिनका आइडियोलॉजी दूसरा होता था, जिनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता था. सो कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे, स्पेशली अपोजिशन पार्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं. सो कुछ ऐसे अपोजिशन पार्टीज थे जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हमारा 1952 में होता है इंडिया में, सो उसके पहले ही फॉर्म हो चुके थे. सो इंडिपेंडेंस के दौरान कई सारे ऐसे अपोजिशन पार्टीज थे जो कि ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे. सो कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो भले ही शुरुआत का जो जनरल इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, सो उस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाते हैं, बट 60s एंड 70s का जो डिकेड था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, सो उसमें वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो जब कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, सो उस टाइम पीरियड में अपोजिशन पार्टीज का जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है. सो अपोजिशन पार्टीज 60s एंड 70s के डिकेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. एंड आज के टाइम पीरियड में भी जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी, सो आज के टाइम पीरियड में भी जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी है उनका कहीं ना कहीं रूट्स जो है वो आप 1950s के टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे, सो उसके साथ ट्रेस कर सकते हो. सो एज आई हैव सेड कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज के टाइम पीरियड में रूलिंग पार्टी है. सो इसका अगर आप रूट्स देखोगे, देन पहले के टाइम पीरियड में भारतीय जनसंघ होता था. सो भारतीय जनसंघ ही आज के टाइम पीरियड में भारतीय जनता पार्टी है. सो बीजेपी के अलावा आज के टाइम पीरियड में और भी कई सारे ऐसे नॉन कांग्रेस पार्टीज है जिनका जो रूट है आप उस टाइम पीरियड के अपोजिशन पार्टीज के साथ लिंक कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो. ना नेक्स्ट हमें अपोजिशन पार्टीज के इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में बता रखा है कि आखिर अपोजिशन पार्टीज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपोजिशन पार्टीज का रोल क्या होता है. वो तो हमारी कंट्री को गवर्न नहीं करते हैं, रूल नहीं करते हैं, बट फिर भी अपोजिशन पार्टीज का हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है. सो अपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, चाहे हम आज के टाइम पीरियड की बात करें या फिर पहले टाइम पीरियड की बात करें.
सो भले ही शुरुआत का जो 3 जनरल इलेक्शन था, सो चाहे हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करें, सो दोनों ही इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टीज को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ज़्यादा सीट्स नहीं मिलता है उस टाइम पीरियड के दौरान। बट फिर भी ऑपोजिशन पार्टीज का जो प्रेजेंस था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में। सो टॉपिक नंबर 3 में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो कांग्रेस का डोमिनेंस था, सो वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में था। इसीलिए हमारी कंट्री का जो वन पार्टी डोमिनेंस है उसको हम लोग दूसरे कंट्रीज के वन पार्टी डोमिनेंस के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा गया है कि हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकता है। वेयरएज इंडिया के केस में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में वन पार्टी का जो डोमिनेंस था, सो वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में था, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे और भी कई सारे अपोजिशन पार्टीज थे। सो हमारे इंडियन सिटीजन्स के पास ये चॉइस था कि कांग्रेस पार्टी के अलावा वो दूसरे अपोजिशन पार्टीज को भी वोट कर सकते हैं। बट फिर भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स ने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया, कांग्रेस पार्टी के ही लीडर्स को चूज किया। सो कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में, वो एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से था एंड डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में ही था। सो जो अपोजिशन पार्टीज होता है वो हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में कोई भी अपोजिशन पार्टीज नहीं होता, तब हम लोग कांग्रेस के डोमिनेंस को नॉन डेमोक्रेटिक मान सकते थे। बट उस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे अपोजिशन पार्टीज प्रेजेंट थे, सो इसीलिए कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से था एंड वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में ही था। सो इसीलिए अपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में। ना अगर हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट रोल की बात करें, सो अपोजिशन पार्टीज टाइम टू टाइम जो भी रूलिंग पार्टी होता है, सो कांग्रेस पार्टी ही उस टाइम पीरियड के दौरान रूलिंग पार्टी था। सो कांग्रेस पार्टी का जो भी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस था, सो उसको क्रिटिसाइज करता रहता है, उसको चेक करता रहता है। दैट मीन्स कि अगर उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किसी भी ऐसे पॉलिसी या फिर ऐसे प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया होता जो कि सिटीजन के लिए अच्छा नहीं था, देन तुरंत अपोजिशन पार्टीज उसको क्रिटिसाइज करती। सो अपोजिशन पार्टीज चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है रूलिंग पार्टी के ऊपर। सो दिस केप द रूलिंग पार्टी अंडर चेक। सो हमेशा अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को चेक करते रहता है। अगर रूलिंग पार्टी कोई भी ऐसा पॉलिसी या फिर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करता है हमारी कंट्री में जो कि सिटीजन के लिए अच्छा नहीं होता है, देन अपोजिशन पार्टीज उसको क्रिटिसाइज करता है। अपोजिशन पार्टीज हमेशा रूलिंग पार्टी के पावर को चेक करता रहता है। सो इसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है। सो अपोजिशन पार्टीज चेक एंड बैलेंस का भी काम करता है। नाउ अगर हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट रोल की बात करें, सो अपोजिशन पार्टीज हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कैरेक्टर को अलाइव रखता है, यानी कि उसको जीवित रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टीज हमारी कंट्री को कभी भी एंटी डेमोक्रेटिक बनने नहीं देता है। एंटी डेमोक्रेटिक से हमेशा वो हमारी कंट्री को प्रिवेंट करता है, रोक के रखता है। सो हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, सो उसको मेंटेन करने में अपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये सारी जो पार्टीज है, सो इन्होंने कई सारे लीडर्स को ग्रूम किया, यानी कि कई सारे लीडर्स को तैयार किया जो कि हमारे कंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी कंट्री को शेप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उस टाइम पीरियड के दौरान अपोजिशन पार्टी से ही कुछ ऐसे लीडर्स का इमर्जेंस होगा जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट रोल्स थे जो कि अपोजिशन पार्टीज प्ले करते हैं। अपोजिशन पार्टीज का हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ना नेक्स्ट हमें कांग्रेस पार्टी एंड दूसरे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे, सो उनके रिलेशन के बारे में बता रखा है। आखिर जो भी रूलिंग पार्टी है, सो रूलिंग पार्टी के लीडर्स का एंड अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होता था। सो क्या वो आज के टाइम पीरियड के जैसा ही होता था? सो आज के टाइम पीरियड में अगर आप रूलिंग पार्टी के एंड अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को देखें, उनके रिलेशन को देखें, सो हमेशा लीडर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते हैं, एक दूसरे के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो क्या आज के टाइम पीरियड जैसा रिलेशन पहले के टाइम पीरियड में भी था? सो ऐसा नहीं था। सो अगर हम लोग अर्ली ईयर्स की बात करें, यानी कि शुरुआत के सालों की बात करें इन द इंडियन पॉलिटिक्स, सो उसमें कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स हुआ करते थे एंड अपोजिशन पार्टीज के जो भी लीडर्स हुआ करते थे, सो दोनों ही पार्टीज के लीडर्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था। यानी कि दोनों ही पार्टी की लीडर्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे।
एंड अगर हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें, सो इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया था एंड जब तक हमारी कंट्री में फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था। सो वो जो बीच का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रूल कर रहा था। सो इंटरिम गवर्नमेंट में ज़्यादातर कांग्रेस के ही मेंबर्स थे, बट फिर भी हमें इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ अपोजिशन लीडर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट, यानी कि उस गवर्नमेंट के कैबिनेट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद जैसे जो अपोजिशन लीडर्स थे वो भी मौजूद थे। सो इसी से हमें पता चलता है कि पहले के टाइम पीरियड के दौरान रूलिंग पार्टी के लीडर्स का एंड अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का बहुत ही अच्छा रिलेशन होता था, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे। एंड अगर हम लोग पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, सो जवाहरलाल नेहरू का सोशलिस्ट पार्टी के प्रति एक झुकाव था, यानी कि वो सोशलिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इवन कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर्स को इनवाइट भी किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जयप्रकाश नारायण टू जॉइन हिज गवर्नमेंट, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी जीत जाता है, जब जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट को फॉर्म करते हैं, अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, सो उस टाइम पीरियड के दौरान वो कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर्स को भी इनवाइट करते हैं कि वो उनके गवर्नमेंट को ज्वाइन करे, वो उनके कैबिनेट के मेंबर हो जाए। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है जयप्रकाश नारायण। सो रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बीच में ये जो एक पर्सनल रिलेशनशिप था, दोनों ही पार्टी के लीडर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे। सो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए ये जो एक रिस्पेक्ट था, ये जो एक सम्मान था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रीव मोर इंटेंस, यानी कि जैसे जैसे अलग अलग पार्टीज के बीच में कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, सो वैसे वैसे लीडर्स के बीच में जो एक रिस्पेक्ट था, सो वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। एंड आज के टाइम पीरियड के दौरान रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बीच में रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो गया है। दोनों ही लीडर्स एक दूसरे को हमेशा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सो विद दिस हमने पहले के टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के बीच में जो रिलेशन था उसको भी डिस्कस कर लिया। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स था हमारी कंट्री का, सो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो पहला फेज था, सो वो थोड़ा सा यूनिक था। क्यों यूनिक था? क्योंकि शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट कर रहा था। सो हमारे नेशनल मूवमेंट का जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था, यानी कि नेशनल मूवमेंट के दौरान सारे ही लोगों को हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड किया जा रहा था। सो हमारे नेशनल मूवमेंट का जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था, सो इसको कांग्रेस ने भी इनहेरिट किया था, इसको कांग्रेस ने भी फॉलो किया था। सो कांग्रेस पार्टी के इंक्लूसिव कैरेक्टर की वजह से ही दूसरे दूसरे जो सेक्शन थे, ग्रुप थे, या फिर अलग अलग इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले जो लोग थे, सो वे लोग कांग्रेस के प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड इसी वजह से कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही लार्ज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन था। अलग अलग सोशल ग्रुप्स एंड अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले जो लोग थे, वे लोग कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर्स थे। सो कांग्रेस पार्टी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इसका कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। सो इसी वजह से शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ही जीत रहा था, कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट कर रहा था। बट कांग्रेस पार्टी का ये जो इंक्लूसिवनेस वाला कैरेक्टर था, ये जो एबिलिटी था टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट फॉर पॉलिटिकल पावर, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये जो एबिलिटी था कि वो अलग अलग इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, यानी कि इंक्लूड कर रहे थे। साथ ही साथ ऐसे एस्पिरेंट जो कि पावर में आना चाहते थे, जिनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, सो ऐसे लोगों को भी, ऐसे ग्रुप्स को भी वो अपने ही पार्टी में इंक्लूड कर रहे थे। सो कांग्रेस पार्टी का ये जो इंक्लूसिवनेस वाला कैरेक्टर था, सो ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। एंड इसकी वजह से दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो अपोजिशन पार्टीज थे, सो उनका जो इम्पोर्टेंस था, उनका जो सिग्निफिकेंस था, वो बढ़ने लगता है। सो जैसे ही कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन होता है, वैसे ही अपोजिशन पार्टीज का राइज होता है। So thus, Congress dominance constitute only one phase in the politics of the country. So हमारे इंडियन पॉलिटिक्स या फिर हमारी कंट्री का जो पॉलिटिक्स है, सो उसका जो पहला फेज है, सो पहले फेज में ही कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है। सो हम लोग इस बुक में और जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे
तब हम लोग दूसरे फेज के बारे में भी जानेंगे कि दूसरे फेज में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज का इमर्जेंस होता है, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज का रूल होता है। सो हमारी कंट्री का जो पॉलिटिक्स था, सो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पहला फेज था, सो पहले फेज में ही कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है। सो कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो उनके इंक्लूसिवनेस कैरेक्टर की वजह से ही था। सो जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी का वो जो कैरेक्टर था, वो जो एबिलिटी था, वो डिक्लाइन हुआ, सो वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो भी डिक्लाइन हो गया। सो दूसरे चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन होता है, किस तरीके से दूसरे अपोजिशन पार्टीज का राइज होता है, और साथ ही साथ अगेन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था सो वो रीस्टोर किया जाता है। सो ये सब कुछ हम लोग अपने इसी बुक में पढ़ने वाले हैं। इस बुक में आपको इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। सो विद दिस हमारा लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको लास्ट टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। सो इसमें अपोजिशन पार्टीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हमारे चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट जो अपोजिशन पार्टीज थे सो उनके बारे में भी बता रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वतंत्रता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ। सो इन सारी पार्टीज के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद ही हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। So if you find this video helpful, then please like my video and please share this video with your friends and classmates and please comment me down कि आपको मेरा explanation कैसा लगा। एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री के भी सारे ही चैप्टर्स को ऐसे ही डिटेल वे में समझना है, देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएगा। सो प्लीज चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.